नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपको मालूम था कि 8 सदस्यीय टीम यानी कि पटना से रवाना किया गया था, बिहार से रवाना किया गया था कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस तरीका से सुधार किया जाए। इसको लेकर तमिलनाडु गई थी और वह अपना रिपोर्ट सब कुछ वहां से सब कुछ देखकर अब आ चुकी है। क्या क्या उसमें सुधार होना है इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। किन किन को लेकर कौन कौन से गए थे, सबसे पहले बता दें प्रशासनिक ढांचा को लेकर, दूसरा शिक्षकों की नियुक्ति कैसे किया जाए इसको लेकर, तीसरा शिक्षकों की प्रशिक्षण किस तरीका से दिया जाए, शिक्षकों की सेवा शर्त क्या होना चाहिए, पदोन्नति में किस प्रकार से सुधार की जरूरत है, स्कूल की स्थापना का व्यवस्था कैसे अपनाना चाहिए, स्कूल का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, स्कूल का वित्तीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए, स्कूल का निरीक्षण प्रतिदिन कैसे होना चाहिए, शैक्षणिक योजनाओं को कैसे लागू करना चाहिए, इन सारे चीज को लेकर और कई सारे चीज वहां से और बिहार में काफी अंतर देखने को मिला। सबसे पहले बता दें 8 व्यक्ति कौन कौन गए थे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र गए थे, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर जी गए थे और प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक आपके संजय कुमार चौधरी जी गए थे। कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार गए थे। जहानाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती रश्मि रेखा गई थी। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम स्थापना मोहम्मद जमाल मुस्तफा गए थे। पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा स्थापना पदाधिकारी योगेश कुमार जी गए थे। नालंदा के श्रीमती कविता कुमारी गई थी। यानी कि इसी तरीका से 8 सदस्यीय जो टीम गई थी वह और पटना में यानी कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में और तमिलनाडु के शिक्षा व्यवस्था में, बिहार के जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें और तमिलनाडु में जो शिक्षक भर्ती की जाती है उसमें क्या क्या अंतर देखने को मिला, इन सारे चीज को लेकर हम बातचीत आपसे करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप अपना अपना विचार भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आखिरकार आप क्या सुधार चाहते हैं इसके बारे में भी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बता दें तमिलनाडु में जो विद्यालय चलाया जाता है 1 to 5 वह सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलाया जाता है। 8:30 बजे वहां के प्रिंसिपल आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे सीएम ब्रेकफास्ट योजना भी दिया जाता है जो कि बिहार में नहीं चलता है। वहां पे कमजोर विद्यार्थी के लिए सुबह 1 घंटे की क्लास चलाई जाती है और शाम में भी 1 घंटे की क्लास चलाई जाती है, जो कि बिहार में कुछ समय के लिए चलाया गया था, अभी वर्तमान समय में नहीं चलाया जा रहा है। इस बात को आप समझिएगा। जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसमें कई सारे अनियमितता पाई गई थी जो बिहार में चल रहा है, जो तमिलनाडु में नहीं चलता है। खासकर आपसे बता दें सबसे पहले बिहार में जो सुधार की जरूरत है वह ये सुधार की जरूरत है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाए और प्रत्येक जितना सीट पर वैकेंसी दिया जाए उन सारे सीट पर रिजल्ट दिया जाए। यह भी एक घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। वह चाहे सरकार हो या आयोग हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। यह पहला कंडीशन है जो कि वहां और यहां में अंतर पाए जाते हैं। शायद पूरे देश में पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाता है, ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ अत्याचार ना हो सके। मैं अत्याचार शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं ताकि जिन विद्यार्थी का एक अंक से, जिन विद्यार्थी का पॉइंट से, जिन विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, वह उनकी गलती नहीं थी, यह आयोग की मनमानी थी, शिक्षा विभाग की मनमानी थी, सरकार की उदासीन रवैया थी। इस बात को आप समझ लेंगे। खासकर थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले कुछ चर्चा कर लें। आप देखिएगा वर्तमान समय में वो चाहे विपक्ष के नेता कोई भी हो, इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी भी आवाज नहीं उठाती थी। अभी वर्तमान समय में राजद विपक्ष में है लेकिन आवाज नहीं उठाएगी, ताकि उन लोगों को यह लगता है कि नीतीश जी कहीं पलटी मार दे तो उन पर उंगली उठाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। वर्तमान समय में देखिएगा लगातार प्रशांत किशोर जी चिल्ला रहे हैं कि विपक्ष का नेता विपक्ष के भूमिका में नहीं है, विपक्ष का काम मुझे करना पड़ रहा है। वह चाहे जब महागठबंधन की सरकार थी और इस समय जब एनडीए की सरकार है, दोनों समय विपक्ष की भूमिका में मैं था। क्या इनकी सच्चाई है इसके बारे में भी आप जानेंगे। लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जो देन है वो प्रशांत किशोर की देन है। आखिरकार जब मैं बार बार वो बोलते थे कि तेजस्वी जी के पेन में स्याही नहीं है क्या, कि जब वो बोले कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उप मुख्यमंत्री बनूंगा या सरकार में आऊंगा तो एक सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी दी जाएगी। उनका श्रेय ये ले रहे हैं कि उस समय मैं भी चिल्लाकर जो शिक्षक भर्ती निकाला गया वह मेरा ही देन है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा बात मैं बता दूं, वह लगातार बीपीएससी पर भी आरोप लगा रहे थे कि बीपीएससी की इतनी कार्य क्षमता नहीं है कि इतना सही तरीका से इतनी बड़ी वैकेंसी करा ले।
बीपीएससी का जो कार्यशैली है उस पर वो प्रश्न उठाते थे। और आप कोर्ट केस में भी देख सकते हैं लगातार अनियमितता बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पाई जा रही है। आखिरकार वो जो आरोप लगाए उसकी क्या सच्चाई है, क्या वो जो आरोप लगाए उस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार और आयोग को फिर से सुधार करने की जरूरत है। अभी वर्तमान समय में टीचर भर्ती जो चल रही है बीपीएससी टीआरई 3 चल रहा है, उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, आप भी विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब देखिए क्या क्या वहां पे था, इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपसे मैं बता दूं, अभी वहां पे जो मिड डे मील चलता है वहां पे किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई शिक्षक उसमें नहीं होते हैं कि को चाहे प्रिंसिपल हो या कोई हो, वहां से एक ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक वहां पे हर एक विद्यालय में एक तैयार किया गया है, एक व्यक्ति तैनात रहता है तमिलनाडु में, जो कि वहां के विधि व्यवस्था मिड डे मील कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको चलाया जाता है। बिहार में देखिएगा तो 1 to 5, 6 to 8 तक ही आपको भोजन मिलता है, मिड डे मील मिलता है। लेकिन तमिलनाडु में 9, 10th को भी मिड डे मील दिया जाता है, वहां के जो राज्य का कोष है उससे दिया जाता है। वहां पे बिहार से एक अतिरिक्त ये भी चलाया जाता है 1 to 5 तक ब्रेकफास्ट फास्ट योजना, जो कि वहां के सीएम के द्वारा चलाया। 10 से 12 या 15 विद्यालय के बीच में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, वहीं से सारा योजना चलाया जाता है, सब कुछ सही सलामत लागू किया जाता है। बिहार के जो भी 8 व्यक्ति गए थे वहां पर जाके वहां पर भी ये लोग स्वाद चखे और बिहार में भी देखे, दोनों में बहुत सारा अंतर पाया गया। आखिरकार बिहार में ये सारे व्यवस्था को कब लागू किया जाएगा? सबसे बड़ा समस्या तो ये चल रहा है कि जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें जो बहाली हो रही है उसमें घोर अनियमितता पाई जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं, यहाँ के सरकार कह रही है, यहाँ के सब लोग कह रहे हैं। इवन यहाँ आप देखिएगा पटना हाई कोर्ट ने भी इस पर लगातार संज्ञान ले रहा है। आखिरकार इसमें सुधार की जरूरत है, ये बात 8 सदस्यीय टीम ने भी स्वीकारी है। तो क्या क्या सुधार हो सकता है इसके बारे में भी देखिएगा। अभी टीआरई 3 का अंतिम समय चल रहा है, इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अभी आंसर की आज दिया जा सकता है, आंसर की भी आने वाला है, उसके बाद आंसर की पर आपत्ति भी मांगा जाएगा, सब कुछ लिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें सुधार की सबसे बड़ी जरूरत है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर दिया जाए, यानी कि एक व्यक्ति का एक ही जगह पर रिजल्ट हो। यदि 5 जगह पर रिजल्ट होता है तो भी उस व्यक्ति को एक ही काउंट किया जाए। ये संख्या में एक ही फिजिकली रूप से वो तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। दूसरी आप समस्या ये सोचिएगा कि यदि किसी भी व्यक्ति की बिना डॉक्यूमेंट्स जांच किए हुए यदि बहाली कर लिया जाता है और भविष्य में वो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 माह बाद बिहार सरकार के द्वारा जो पेमेंट उठाते हैं उसके बाद वो फर्जी घोषित होते हैं, तो वो पैसा का किसका नुकसान हुआ? आखिरकार वो पैसा आम जनता का है। आम जनता जो टैक्स देती है उसी का पैसा है। और बिहार सरकार का ये कतई सोच नहीं होना चाहिए कि इन सारे पैसे को पानी में बहा दिया जाए। अभी ये सबसे पहला काम ये होना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो 8 सदस्यीय टीम गई है वो सब स्वीकार की है कि कहां-कहां शिक्षक भर्ती में कहां-कहां समस्या हो रहा है, क्या-क्या सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि आपसे बता दें सबसे पहला काम ये था कि शिक्षकों की नियुक्ति में क्या सुधार होना चाहिए, तमिलनाडु में क्या व्यवस्था है इसके बारे में जानना चाहिए। तो तमिलनाडु में यह व्यवस्था है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया जाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। आखिरकार बिहार में यह व्यवस्था कब लागू होगा? क्या टीआरई 3 में यह बिहार में व्यवस्था लागू कर दिया जाएगा? क्या कहीं भी ये जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो पहले होता है? अभी आप चले जाइए आवासीय, बहुत सारे लोग बनवाकर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के साथ बिहार में शिक्षक बने हुए हैं। अभी आप देखिएगा विकलांगता की बात करेंगे तो फर्जी विकलांग बनवाकर शिक्षक बने हुए हैं। अभी आप देखिए बहुत सारे कंप्यूटर शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री भी नहीं है, लेकिन वह जो विज्ञापन आई उसके बाद वो लोग बनवाकर अभी शिक्षक बने हुए हैं। ये पटना हाई कोर्ट ने इन सारे चीज पर संज्ञान लिया है। तो ये सारे सुधार की जरूरत है। जैसा कि आपको मालूम था कि 8 सदस्यीय जो टीम गई थी वो इन सभी चीज को लेकर चर्चा की और वहां पे बातचीत किया गया। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी बिहार में सुधार करने की जरूरत है। बिहार में जो 10वीं से 12वीं का बोर्ड है, संचालन जो हो रहा है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा का अधिकार कानून जो लागू करना है उसमें सुधार करने की जरूरत है। आउट ऑफ स्कूल के बच्चे को कैसे स्कूल में लाया जाए, यानी विद्यार्थी को कैसे विद्यालय में लाया जाए, इसमें सुधार करने की जरूरत है। समय सारणी में सुधार करने की जरूरत है। कई सारे चीज को लेकर बिहार में सुधार की जरूरत है। और आप देखिएगा अभी बिहार सबसे बड़ा परेशानी में यह चल रहा है, खासकर शिक्षा व्यवस्था में लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग की मामला को लेकर। सभी लोगों को शहरी क्षेत्र चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में कोई शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। आखिरकार कैसे ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा व्यवस्था चलेगा, इस पर जरा आप सोचिए और अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। जो टीआरई 3 का जांच चलेगा, क्या इस बार जांच पहले होगी? आप क्या उम्मीद करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जय हिंद।